क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। ये जो तरीका है पैसिव वॉइस को यूज़ करने का, ये तरीका कहीं से कहीं तक आप स्पीकिंग में नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आप खुद सोचिए क्या इस तरह के सेंटेंस हम हमारी हिंदी में यूज़ करते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू यूज़ इन इंग्लिश? हम इंग्लिश में क्यों करें? एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर जो वर्ब हो रहा है अरेस्ट होने का, जो काम हो रहा है, इस काम को करेगा कौन? फॉर एग्जाम्पल मैंने तो यहाँ नहीं बताया कि किसके द्वारा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अरेस्ट करने की प्रोसेस कौन करता है? हाँ जी, पुलिस। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है। या मैं ये कहूँ कि लिसनर को जब सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बताने की नीड ना पड़े तो उन सेंटेंसेस में आप कहीं जाएगा तो हो जाएगा मी, वी, अस, यू, ठीक है, ही। अगर हम इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करें तो हम इसे दो भागों में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होगा वो रिटन होगा, सेकंड वाला हिस्सा होगा स्पीकिंग का होगा। अब रिटन में तो आप लोग जानते ही, क्योंकि कई सालों से हम इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। हम स्कूल्स में भी इसी को पढ़ते हैं, कॉलेजेस में भी इसे पढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस की बात करूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आप लोग हिंदी में अगर चेंज करेंगे इसे पैसिव वॉइस में तो क्या बनेगा? बताइए आप सभी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। एम आई राइट? ठीक है, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। ये जो तरीका है पैसिव वॉइस को यूज करने का, ये तरीका कहीं से कहीं तक आप स्पीकिंग में नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आप खुद सोचिए क्या इस तरह के सेंटेंस हम हमारी हिंदी में यूज करते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू यूज इन इंग्लिश? हम इंग्लिश में क्यों करें? जो कॉन्सेप्ट हम हिंदी में यूज नहीं कर रहे हैं उसे हम इंग्लिश में क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या इस तरह का जो पैटर्न हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। काफ़ी हद तक इसका यूज़ किया जाता है रिटन में, लेकिन अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आप पैसिव वॉइस को इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए समझते हैं किस तरह से आप लोग करेंगे। देखिए, स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आपको दो बातें याद रखनी होगी। सबसे पहले कि जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा? अंडरस्टूड होगा। व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, एक बात। या फिर जब सब्जेक्ट डजंट मैटर, व्हेन सब्जेक्ट डजंट मैटर। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए अगर आप पैसिव वॉइस को स्पीकिंग में यूज करना चाहते हो। सब्जेक्ट डजंट मैटर मतलब क्या हो रहा है? जैसे कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हमें पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन हम बोलेंगे या ना बोलेंगे दोनों में एक ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर जो वर्ब हो रहा है अरेस्ट होने का, जो काम हो रहा है, इस काम को करेगा कौन? फॉर एग्जाम्पल मैंने तो यहाँ नहीं बताया कि किसके द्वारा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अरेस्ट करने की प्रोसेस कौन करता है? हाँ जी, पुलिस। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है। या मैं ये कहूँ कि लिसनर को जब सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बताने की नीड ना पड़े तो उन सेंटेंसेस में आप किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस का। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी एक एग्जाम्पल बताया था कि 4 स्टूडेंट्स को, 4 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। अब यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि सस्पेंड कौन कर रहा है या किसने ये प्रोसेस की, लेकिन क्या आप बता सकते, कुछ आइडिया दे सकते कि यहां पर ये जो सस्पेंड करने का प्रोसेस है किसने किया? एनीबडी? बिल्कुल, आप यहां पर एक हल्का सा आइडिया दे सकते हैं, सर प्रिंसिपल। किसी ने कहा हमारे क्लास में प्रिंसिपल, क्योंकि सीधी सी बात है ये जो प्रोसेस है कोई गेट कीपर नहीं करेगा। सस्पेंड करने का जो प्रोसेस होता है उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो फाइनल टच होता है वो किसका होता है? प्रिंसिपल का होता है। मतलब इस सेंटेंस में अगर मैं ये लिख देता कि प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है, क्या वो लिख दिया होता अगर मैंने प्रिंसिपल के द्वारा 4 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, तो भी आप समझ गए थे। और अगर मैंने इसे ना भी लिखूं तो भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया, आपके लिए क्लियर हो गया कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट आपके लिए अंडरस्टूड है या फिर सब्जेक्ट क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता। जैसे कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश पूरे इंडिया में बोली जाती है, इंग्लिश पूरे इंडिया में बोली जाती है। क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊँ कि ये काम कौन करता है? बोलने का कौन कर रहा है? हाँ जी, यहाँ पर इंग्लिश कौन बोल रहा है? ह्यूमन बीइंग, हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस बात को कुछ इस तरह से कहूँ कि सभी भारतीयों के द्वारा पूरे इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या कुछ नया सेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप
चाहे तो बिना सब्जेक्ट के भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होना चाहिए लिसनर के लिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण की बात करता हूँ, किसी होटल में गए चेक इन करने के लिए, और जैसे आप वहाँ पर चेक इन करते हैं तो आपको जानने को मिला कि अभी होटल में जो रूम्स है वो बिजी है। तो आपने जानकारी लेने की कोशिश की, पता तो करे भैया मुझे रूम क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ से आपने पता किया तो आपको सुनने को मिला कि रूम साफ हो रहे हैं। सेंटेंस क्या बन रहा है? रूम साफ हो रहे हैं। ठीक है, सारे रूम जो भी रूम है XYZ, तो सेंटेंस क्या बना? रूम साफ हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, रूम साफ हो रहे हैं, इस सेंटेंस में कहीं से कहीं तक मैंने पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट की बात नहीं की, लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह से ये जानने की इच्छा है कि ये रूम साफ कौन कर रहा है? बताइए, एनीबडी? आई डोंट थिंक कि किसी भी व्यक्ति की ये इच्छा होगी ये जानने की कि रूम साफ कौन कर रहा है। पहली चीज़ तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वो काम करेगा स्वीपर। दूसरी बात, आप रूम ना मिलने के कारण परेशान है, ना कि ये कारण से परेशानी कि उस रूम को साफ कौन कर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर? एक्शन, काम। आपको ये जानना था कि आपको रूम क्यों नहीं मिल रहा। आपको बता दिया कि रूम साफ हो रहा है, आपके लिए एक्शन इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि कर कौन रहा है। इस सेंटेंस में आपको जो चिंता थी वो सस्पेंड होने के रिलेटेड एक चिंता थी कि 4 बच्चों के साथ हुआ क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि वो सस्पेंड करा किसने, क्योंकि मुझे पता है कि सस्पेंड कौन करता है, मुझे पता है कि रूम होटल में कौन साफ करता है। मुझे ये बताइए कि मुझे रूम क्यों नहीं मिल रहा। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने पैसिव वॉइस को रिटर्न पर अलग तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और स्पीकिंग में हम कुछ अलग तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन कई सारे लर्नर्स कहेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट तो यूज़ करते आ रहे हैं, तो भैया मैं वही समझा रहा हूँ आपको, ये भी यूज़ होता है, ये भी होता है, बस दोनों के अलग अलग जगह है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लास में। लोगों ने क्लियर कर लिए कि भैया पैसिव वॉइस को हम 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा है रिटर्न का, ये काफ़ी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुछ 8 से 9 अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग पैसिव वॉइस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खैर आप लोगों ने सभी ने एक्टिव वॉइस तो पढ़ लिया है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है या मुझे देख रहा है, अगर आपका एक्टिव वॉइस अच्छा नहीं है तो आप पैसिव वॉइस अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले अपना एक्टिव वॉइस बेहतर करना होगा, अपना टेंस बेहतर करना होगा। फिलहाल इस क्लास के अंदर, इस प्रीमियम बैच के अंदर सभी स्टूडेंट्स को मैंने खुद टेंसेस पढ़ाए हैं, तो यहाँ परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो भी व्यूअर्स, जो भी लर्नर्स मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना एक्टिव वॉइस, अपना एक्टिव का जो फॉर्म है उसको बेहतर करें। खैर अगर मैं बात करूं एक्टिव की, तो आप लोगों ने जो अभी तक टेंस पढ़ा है वो एक्टिव फॉर्म में पढ़ा है, और अब इसे हम लेकर चल रहे हैं पैसिव फॉर्म में। एक बार अगेन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पैसिव वॉइस को हम ग्रामर में कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी रिटन लैंग्वेज में से कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर 2-3 क्लासेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्पीकिंग में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। थोड़ा वेट करना होगा। मैं चाह कर भी सीधे इस वाले मुद्दे को स्टार्ट नहीं कर सकता। अधिकतर लर्नर चाहते सर मुझे तो आप सीधा ये बता दीजिए कि पैसिव वॉइस को मैं अपनी स्पीकिंग में कैसे लाऊं। ओके, सभी के मन में ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते। हमें किसका हेल्प लेना होगा? ग्रामर का। और ग्रामर आपको कहाँ मिलेगा? रिटन में। जब भी रिटन की बात होगी, रीडिंग की बात होगी, ग्रामर जरूर मिलेगा। स्पीकिंग में थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल ग्रामर मिलेगा। किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सारा कुछ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे इसमें। इसके बेस पर आप आसानी से स्पीकिंग में समझ लेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे यूज होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि भैया अगर आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस पढ़ना है या टेंस पैसिव वॉइस में पढ़ना है, पहले एक्टिव समझो। अब एक्टिव में मैंने आपको कुल मिलाकर 12 टेंसेस पढ़ा है। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। सेकेंड पास्ट सिंपल टेंस, फिर आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स करते चले। ये हमारे सिंपल के ग्रुप में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। 3 हमारे आ जाएंगे किसके? कॉन्टिन्यूअस के। फिर 3 हमारे आ जाएंगे परफेक्ट के। अब आई गॉट, ये आ जाएंगे परफेक्ट के, ठीक है। एक और बात आप समझ ले कि हम लोग पैसिव वॉइस हर एक एक्टिव टेंस का पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। किन किन का चेंज होगा, किन का नहीं होगा, सभी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिंपल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? जो भी काम आप करते हो, मैंने इसे डिटेल में पढ़ाया है, अभी शॉर्ट में समझे। जो भी काम आपने किया
जो भी काम आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ, एक सेंटेंस मैंने आपसे अभी से पूछा मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या बनेगा? आई प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, मैंने क्रिकेट खेला, पास्ट में अगर चेंज हो गया तो क्या होगा? आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल प्ले क्रिकेट। सभी को पता है, सभी अच्छे से जानते हैं, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव में हम किसे प्रधानता देते हैं, किसे प्रायोरिटी देते हैं? सब्जेक्ट को। देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, इनमें हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी आप इसे पेसिव में चेंज करेंगे तो आपको हर एक टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। माइक आप लोग सभी ऑफ रखेंगे। सबसे पहले तो आपको शुरुआत करना होगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हम पढ़ जो टॉपिक रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहां पर दोस्तों, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगा इज, एम, आर। अच्छी बात यह है कि आप पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करना होगा, लेकिन बाय लगाकर आप एंड में लगा देंगे सब्जेक्ट। हिंदी कुछ इस तरह से किया जाता है का सिर्फ देगा। हिंदी तो खैर मेरे हिसाब से आप लोगों को फोकस तभी करना है जब मैं आपको ये टॉपिक स्पीकिंग के नज़रिए से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो हम लोग अपने रिटर्न बेहतर करना चाहते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर ये समझना होगा कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। आपको मैं एक्सरसाइज के लिए कैसे एक्टिव के सेंटेंसेस दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें आपको क्या करना है? चेंज करना होगा। जो भी 10th क्लास का है, जो भी 11th क्लास का, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, और जब मैं पास्ट की बात करूंगा तो पास्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा वॉज वर, फिर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है। ये सारे स्ट्रक्चर्स उम्मीद है कि आज की इस क्लास के बाद आप लोग इन्हें समझ लेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या यूज हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप विल का यूज करेंगे, विल के साथ बी एडिशनली ऐड हो जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगाएंगे। एंड में बाय लगाने के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। एक और बात आप जान लें कि आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे तो सब्जेक्ट में कुछ बदलाव आएगा। सबसे पहले तो मैं एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे यहां लिखा मैंने आई प्ले क्रिकेट। बहुत ही बेसिक चीजें आज की इस क्लास में आपको मैं एक्टिव से कैसे बेसिक के कुछ सेंटेंसेस को चेंज करना होता है वो बताऊंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली। मैं यहाँ पर 8 से 9 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, जो आपकी मदद करेगा हर एक एक्टिव को कैसे आप चेंज कर सकते हो पैसिव में। इससे ज़्यादा डिटेल कहीं और नहीं है। यही बात समझे। प्रीमियम बैच इसीलिए थोड़ा सा एडवांस होता है, क्योंकि यहाँ बेसिक के साथ साथ आपको ग्रामर भी मिलता है। इसे अगर आपको चेंज करना है तो हमारा ये सब्जेक्ट है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है। क्रिकेट से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्या लगाया? ऑब्जेक्ट। क्रिकेट का, हाँ, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। बाय आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। एक जानकारी और भी ले ले जो बेसिक लर्नर है, आपको कभी भी बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं करना, हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे वी सब्जेक्ट के तौर पर अगर वो पीछे गया तो क्या हो जाएगा? बाय अस। ये जानकारी हम जानकारी ले ले कि आई जब जाएगा तो हो जाएगा मी, वी, अस, यू, ठीक है, ही, हिम, शी, हर। इसी तरह से इट में कोई चेंज नहीं आएगा। दे के साथ आप कर देंगे देम। किसी व्यक्ति का अगर नाम आ गया राम जैसे, ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिर्फ सब्जेक्ट को पीछे ले जाने के दौरान नहीं करना है, आपको इन्हें आगे लाने के लिए भी करना है। तो आप क्या करेंगे? मी को जब आगे लेकर आएंगे तो आई में चेंज आएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों का जो काम है, जो अभी आपको करना है, वो ये देखना है कि किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो है उसमें इज़ेमार लगाया जा रहा है, पास्ट सिंपल में वॉज वर लगाया जा रहा है, फ्यूचर में आप विल बी का यूज कर रहे हैं। ये ऐसी बात है जो शायद आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। चलिए आगे अगर हम देखें, बड़े समझे, तो अगले कॉन्सेप्ट में कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं। आप लोग सेंटेंस को देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि किस सेंटेंस क्या और कैसे चेंज करना है। जैसे यहां मैंने लिखा दे कॉट मेनी बर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ये टेंस कौन सा है? दे कॉट मेनी बर्ड्स, ये टेंस कौन सा है? इसको जानना हो तो ये देख लो भैया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज हो रही है? पास्ट सिंपल टेंस में। अब पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से चलेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है,
और उसके बाद वॉज या फिर वर का यूज करना है। ये थोड़ा सा आपको मैं बताता रहूंगा। अब यहां पर आप लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे बिल्कुल ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर एंड द अदर वन इज प्लूरल। सिंगुलर तो बहुत सिंपल है, जैसे पेन, पेन, ठीक है, और राइट, पेंसिल, चेयर, MAN, मैन, और इस तरह से और भी बहुत सारे। जब इन्हें हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन्स, ठीक है, पेंसिल्स, ठीक है, चेयर्स, मैन में ए ऐड कर ई हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना ये भी है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है जो एज अ ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन एज अ ऑब्जेक्ट अगर आती है तो वो भी क्या होगी, वो भी हमारी सिंगुलर होगी। क्या होगी, सिंगुलर होगी। याद रखें, जो भी अनकाउंटेबल नाउन आएगी वो भी हमारी सिंगुलर होगी। अब वो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, वॉज या हैज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और अगर वो प्लूरल है तो उस पर आप फिर आर, वन, हैव। अभी ये बातें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चलूंगा आपको समझ में आएगा कि वॉज, वर, हैज ये कैसे यूज होते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसका जो आप चेंज करते हैं उसका स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग क्या लगाते हैं, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर एंड में सब्जेक्ट लगा रहे हैं। पहली बार शायद आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इतना डिटेल में लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आगे बढ़ता हूं तो जब आप यहां पर देखेंगे तो मैनी बर्ड्स क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आऊंगा तो हो जाएगा मैनी बर्ड्स। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहा, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसके बेसिस पर आप यहां पर क्या लगाएंगे, वर। थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वही होती है, बन जाएगा कॉट, किसके द्वारा, बाय दे का दे। आइए बात समझ में। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट इज डिसाइडर। क्या बोला मैंने भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी। कोशिश ये रखे, अब जैसे कई सारे लोग देखते हैं कि सर सब्जेक्ट तो यहां पर दे है, दे के साथ तो वर्ब लगा दो, क्या दिक्कत है, क्यों हमें सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज हो रहे। तो आपको मैं बता दूं इतना आसान नहीं है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भैया कि ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों के प्रैक्टिस बुकलेट में भी, जो प्रैक्टिस बुकलेट है उसमें कई सारे क्वेश्चंस है जिन्हें हमें समझना होता है, जिन्हें हमें जानकारी में लेने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप सभी देखे ध्यान से ना। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस है आपके प्रैक्टिस के लिए। आपको सबसे जरूरी है इन्हें पहचानो, ये टेंस कौन सा है। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस करने के दौरान क्या स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आ रहा है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी बाय लगाकर सब्जेक्ट आ रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा क्या रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अभी तो मैं आपको सिंपल के बारे में बता रहा हूं, अगर हमारे पास समय रहा तो मैं कॉन्टिन्यूस पर भी चलूंगा, परफेक्ट पे भी चलूंगा। मुझे किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से हम करेंगे, हमारे पास समय है। तो इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, विल बी फ्यूचर में, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर। अब चेंज करते हैं, राम टीचेस मी, ऑब्जेक्ट के यहां पर क्या है, मी। जब मी को मैं आगे लेकर जाऊंगा तो आई बन जाएगा। अब आई के साथ क्या लगता है, एम, टीच हो जाएगा टॉट बाय राम। कितना आसान है, बहुत आसान है, और मैं बताई बेसिक रहा हूं। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको आगे चलकर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ओके। जैसे राम टीचेस में इंग्लिश, तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया राम टीचेस मी इंग्लिश, तो इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो गया, मी भी हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये कॉन्सेप्ट है एडवांस। तो अभी बेसिक समझ लो, ये जानकारी ले लो कि भाई कब हमें इज लगाना है, कब आर लगाना है, कब वॉज लगाना है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आगे लेके चलूंगा। ही विल कॉल अस, टेंस है फ्यूचर, अस का हो जाएगा वी का साथ लग जाएगा विल बी कॉल्ड बाय हिम। एक क्वेश्चन बार बार आता है जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं कि सर आप फ्यूचर में कभी भी शेल की बात नहीं करते, हमेशा विल बी करते हैं, तो क्या शेल नहीं यूज होगा। मैं आपको बता दूं शेल यूज किया जाता था, लेकिन अब आप ना भी करोगे तो भी आपको कोई कहेगा नहीं कि सर आपने यहाँ पर गलती करी। शेल को अवॉइड करिए, विल को रहने दो। आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहाँ पर ये भी हो गया। लास्ट प्रैक्टिस का जो सेंटेंस था, दे इन्वाइटेड माई ब्रदर,
देख इन्वाइटेड माई ब्रदर, सो बनेगा माई ब्रदर ब्लैंक इन्वाइटेड बाय देम। ठीक है, ऑप्शन दे दो या रहने दो। यहां पर इज लगाया जाएगा, वॉज लगाया जाएगा, विल बी, क्या लगाओगे? वॉज। क्यों वॉज आएगा? क्योंकि ये सर आपने बताया अभी जस्ट कि पास्ट सिंपल के लिए वॉज वर्ब लगता है। आई बात समझ में? अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे सेंटेंसेस है जो आपके लिए मैंने डिजाइन किए। प्रैक्टिस बुकलेट है भाई पेसिवॉइस के नाम पर, यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा हम लोगों के पास सेंटेंसेस है। ठीक है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ मिलेगा, बाकी आप प्रैक्टिस खुद करना होगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें सबसे पहला सेंटेंस लिखा है शी हेल्प्स द पुअर। सेंटेंस क्या है हमारा? शी हेल्प्स द पुअर। चूंकि अभी 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 आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये सारे कौन से टेंस के? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर है? तो आपके लिए ये कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, यहाँ पर इस हमारी लगाना है, यही मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पर आगे देखे ध्यान से, तो शी हेल्प्स द पुअर चेंज करिए आप लोग फटाफट, क्या होगा? द पुअर। अब पुअर यहां पर मुझे बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? ये द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। अब सोचने वाली बात है सर यहां पर आपने आर क्यों लगाया? इज इट क्लियर? सुनिए ध्यान से आप लोग। देखिए पुअर एक हमारा एडजेक्टिव है। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव के आगे आपको द मिलेगा तो वो बन जाएगा प्लूरल। मतलब यहां पर गरीब की मदद नहीं करती, गरीबों की मदद करती है, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैंने कहा वो गरीब की मदद करती है, शी हेल्प्स अ पुअर, और अगर मैंने ये कहा कि वो गरीबों की मदद करती है, जब मैं ये चाहता हूं कि ना कि वो कई सारे गरीबों की मदद करती है, तो बनेगा शी हेल्प्स द पुअर। जैसे अमीर, मैंने कल एक अमीर व्यक्ति को देखा, सो आई सॉ अ रिच मैन। वो मैंने कई सारे अमीर दोस्तों को मैंने कई सारे अमीर लोगों को देखा, बहुत सारे हो गए, सो रिचेस कहेंगे क्या? नहीं, द रिच कर दो। द लगाकर आप उस एडजेक्टिव को क्या बना देते हैं? प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं। बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, उस दौरान ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। खैर हमारा जो सेशन है वो और होने वाला है, फटाफट आप देख लो क्या कई सारे सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। क्या बताया मैंने? इन सभी सेंटेंसेस को आप पढ़िए। आप